समय ऐसा रहा जब आपको जेल में के अंदर थे आप? जेल के अंदर तो हम 3 ही महीने रहे थे। 15 महीने हम भूमिगत काम किया था और 3 महीने हम लोग बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के भरतपुर में और जुलूस निकाल करके निकले थे। और उस जुलूस में से जब गिरफ्तार किया गया था तो हमें छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, क्योंकि हमने बहुत लोगों को तैयार कर रखा था। लेकिन वहां एसपी ने, पुलिस प्रशासन और कोतवाल ने कहा कि भाई ये तो गोपीचंद उर्फ साहब सिंह के नाम से करते हैं, ये ऑलरेडी वांटेड है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। हमने कहा हमें छोड़ देते तो 1000-2000 और आ जाते। आपातकाल का सच, लोकतंत्र सेनानी की जेल यात्रा उन्हीं की जुबानी। कैसे गुजरे वो 21 महीने, एक सेनानी की आप बीती। इमरजेंसी में जेल के भीतर की अनसुनी कहानियां, लोकतंत्र की लड़ाई जब आजादी पर ताले लगे, 1975 की इमरजेंसी, बंद दरवाजों के पीछे का संघर्ष, आपातकाल का काला सच, 1975 वो आपातकाल के काले दिन। दिशा संदेश मीडिया स्टूडियो में आज पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर राजेश चतुर्वेदी के साथ। नमस्कार। नमस्कार। मैं राजेश चतुर्वेदी, आपका होस्ट। मेरे साथ आज हैं गोपी जी गुर्जर। नमस्कार। नमस्कार। आप पूर्व विधायक भी हैं और सरपंच भी रहे हैं, और जहां तक मेरी जानकारी में है आप लोकतंत्र सेनानी भी हैं। तो आपको लोकतंत्र सेनानी क्यों कहा जाता है? प्रजातंत्र को बचाने के लिए आपातकाल में काम किया और जेल में भी रहने का सौभाग्य मिला, इसलिए प्रजातंत्र सेनानी कहा। तो लोकतंत्र सेनानी जब आपको कह रहे हैं तो थोड़ा सा बताएंगे आपातकाल किसको कहेंगे? क्या था आपातकाल, क्यों लगा था, किसने लगाया था? भारत के अंदर आपातकाल व्यक्तिगत स्वार्थों से लथपथ होकर के इंदिरा गांधी ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया था। जब इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट से उनके चुनाव को रद्द किया गया था, उससे बौखला करके, कि उससे पहले भारत के अंदर कांग्रेस के और इंदिरा गांधी की कार्यशैली के खिलाफ हम लोगों ने बाबा जय गुरुदेव महाराज के सानिध्य में बहुत संघर्ष किया, जिसमें बाबा जय गुरुदेव महाराज ने आपातकाल से पहले ही ये ललकारा था, सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है, ये पापाचारी अत्याचारी माँ बहनों की चलन बिगारी। एक लंबी चौड़ी स्पीच बाबा जय गुरुदेव महाराज, उनके भक्त और उनके सेवादार हिंदुस्तान के अंदर एक वैचारिक परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रहे थे। बल्कि यहाँ भी ललकारा था कि राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो, बच्चों को सिंहासन दो। क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी जिस वक्त आपातकाल लगा, आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी उम्र करीब उस समय 20 वर्ष के आसपास। 20 वर्ष। आप विवाहित थे, अविवाहित थे? नहीं, मैं विवाहित तो था, क्योंकि बालकाल के अंदर ही गाँव में शादी हो जाती है, लेकिन मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। अच्छा। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट मैं पेपर देने के दौरान ही आपातकाल लग गया था, जब अलवर के राजर्षि कॉलेज का स्टूडेंट था। तो आपको कैसे मालूम चला, कब मालूम चला कि आपातकाल लगाया? रेडियो और अखबार के माध्यम से चला, क्योंकि हम लोग लगातार सक्रिय थे सोशल एक्टिविटीज के अंदर। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही आपातकाल लगने के? जानकारी लगते ही हमको एक बहुत बड़ा झटका लगा, और हम जिस कार्य योजना को लेकर चल रहे थे, अब इसको हम कैसे कर पाएंगे, और कांग्रेस को हम सत्ता से बाहर देखना ही चाहते थे, लेकिन अब किस तरीके से काम कर पाएंगे, एक सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन पेपर देने के तुरंत बाद हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक में अलवर से निकले और सीधे मथुरा बाबा जय गुरुदेव महाराज के आश्रम पर पहुंचे, जिनके सानिध्य में हम लोग सन 71 से 9वीं क्लास के स्टूडेंट था, उस समय से उनके सानिध्य में हम काम कर रहे थे, आध्यात्मिक और राष्ट्रवाद के ऊपर। वहाँ 29 जून 1975 को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज को वहाँ आश्रम से गिरफ्तार करके और आगरा की जेल में भेज दिया गया था। वहाँ से हम सीधे भरतपुर के अपने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के कार्यालय गए, और कार्यालय से हमने आगरा में जाकर के संपर्क किया, और करीब 10 दिन बाद जैसे तैसे प्रयास करके जेल के अंदर स्वामी बाबा जय गुरुदेव महाराज से हमने अपना संपर्क स्थापित किया। और उनके दिशा निर्देश में आपातकाल के अंदर फिर ये कल्पना ही नहीं थी कि आपातकाल कब खत्म होगा, हम कब लौटेंगे घर परिवार को छोड़ करके। हम लोग बाबा जय गुरुदेव महाराज के दिशा निर्देश से, उन्होंने जैसे पर्चे बना के दिए, उन्होंने जो सामग्री हमको दीवार लेखन के लिए जो दिशा निर्देश दिया, वो लेकर के हम छपवा करके और नक्शा लेकर के भरतपुर, अलवर और राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर प्रचार प्रसार के लिए अपनी एक संस्थागत टीम बना करके 5-5, 10-10 लोगों की टोलियां बना के हम लोग निकलते थे। रात्रि को एक जगह पर इकट्ठे होते थे, जहाँ इकट्ठे थे वहाँ हम आध्यात्मिक
सत्संग करते थे और रात को लेट आवर्स में फिर हम आपातकाल के खिलाफ आम आदमी को सचेत करने का काम करते। उस समय हमारे पास 5,000 और 10,000 पर्चे जैसे मिलिट्री मैन के ऊपर होते हैं ऐसे कंधे पे हुआ करते थे। पुलिस हमारे पीछे होती थी, हम लोग आगे भागते थे। चकमा दे करके हम अपने तरीके से उसमें हम बैग भी विभिन्न कलर के रखते थे जो बदल लेते थे, उसके अंदर कपड़े भी रखते थे। एक गांव से निकलते थे दूसरे गांव में जंगल में जाके कपड़े बदल लेते थे, बैग का कलर चेंज कर लेते थे, गुड़ और चना खा करके हम समय पास करते थे। महीनों महीनों तक हमको उस समय भोजन नहीं। आपको कब कहां कैसे गिरफ्तार किया? हमको गिरफ्तारी की स्टेज तो बहुत पीछे आती है। उससे पहले तो हमने अलवर के दीवाल को रंग दिया, अलवर जिले के पूरे जिले के अंदर लोगों में चेतना पैदा कर दिया। लगातार हम 15 महीने भूमिगत होकर के प्रचार प्रसार और पर्चे बांटने में लगे और गोपी चंद की जगह साहब सिंह के नाम से काम करते थे। हमारी जो हॉस्टल थी, छात्रावास था, उस कमरे को हमारे को सील कर दिया गया था। जानकारी मिल गई थी। हमने एक भूमिगत कमरा ले रखा था जिसमें हम जब कभी महीने 2 महीने में जाते थे, उस कमरे को सरकार को तो पता नहीं लगा लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं को पता लग गया और हमको वहाँ मटेरियल मिलता था, पर्चे मिलते थे और उस मटेरियल को पढ़ के हम सोचते थे कोई हमारी विचारधारा का संगठन है जो इस मटेरियल को देगा जाए। उस समय हमारा संघ से पर्चे नहीं था क्योंकि हम इस स्कूल कॉलेज गांव से निकले थे, अलवर आ गए थे और एक संस्था में काम करने का काम करते थे। लेकिन ये 15 महीने में हमारे पिताजी और अम्मा अलवर आए थे। जब हम नहीं मिले तो पिताजी अम्मा बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में 1 महीने एडमिट रहे थे और पंडितों से दिखा रहे थे कि हमारा बच्चा जिंदा है या मर गया है। उसके बाद जेल जाने से करीब 15 दिन पहले मुझे अलवर में मेरा एक जो क्लास फेलो था उससे रात्रि में मैं मिलने गया और उन्होंने कहा कि आपके पिताजी की अम्मा की तबीयत बहुत खराब है और वो दुखी है कि हमारा बड़ा बेटा गायब हो गया है, तो आप एक बार उनसे मिलने के लिए। मैं जाऊंगा तो तुरंत गिरफ्तार हो जाऊंगा, क्या फायदा है, आई वांटेड। तो उन्होंने नहीं, आपको बिना मिले नहीं जाना। मेरे पिताजी लड़ेंगे भी। मैं भाई पिताजी से डर भी लगता था क्यों, जो हमने पढ़ने लिखने के लिए पैसा लिया था उसी पैसे से हमने आपातकाल में काम किया था। हमने संगठन का पैसा भी नहीं लिया था, हम पैदल चला करते थे, बहुत कम मतलब संगठन का पैसा हम लोग लेते थे। और हम सीकर से, जयपुर से, इन जगहों से गोपनीय तरीके से पर्चे छपवा के ले जाते थे। वहां तो हमको जानते थे तो करने नहीं देते। अलवर में भी हमारा पीछा था। तब हम घर पर गए थे 15 महीने बाद, तो उस पीरियड में 2 स्थितियां पैदा हुई थी कि पिताजी अम्मा तो इतने दिन हम बाहर रहे तो कुछ नहीं कह पाए, पुचकार के संभाल लिया, लेकिन तुरंत उस समय मेरे फूफा जी एसडीओ हुआ करते थे और मेरे ताऊ जी तहसीलदार हुआ करते थे। उनको मालूम, उनके माध्यम से तुरंत मैसेज आएगा गोपी को तुरंत घर से गायब करो। उन्होंने कहा तुम सब लोग गिरफ्तार हो जाओगे। तो मैं एक रात मिलने के बाद तुरंत अंडरग्राउंड होकर के चला गया। मेरा जो साहित्यिक रिकॉर्ड था, बाद में मैसेज आया प्रशासन का, कोई भी कागज यदि मिल गया तो भी आप जाओगे। तो मेरे पिताजी ने बहुत इंपोर्टेंट जो साहित्य हमारे पास था एक बोरे में भर के और पैक करके बगल में एक कुआं था उसमें डाल दिया। अनपढ़ थे पिताजी। खैर उसके थोड़े दिन बाद में हम लोगों ने परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज आगरा से बरेली जेल चले गए थे और बरेली जेल के अंदर जब बाबा जय गुरुदेव महाराज को बेड़ियां डाली गई और डंडा लगाया गया, तन्हाई की कोठरी में डाला, हथकड़ी बेड़ी लगा करके, उस समय पर बरेली से गुरु महाराज का मैसेज आया कि जेलों को वज्राश्रम बनाना है। लेकिन उस जेल अभियान करने से पहले हमने संघ के अधिकारियों से भी संपर्क किया। गुरु महाराज के आदेश के मुताबिक जेपी के जो लोग इक्के दुक्के बाहर थे उनसे संपर्क किया। जो लोग जेल से पैरोल पे आते थे उनकी लिस्टें भी हम लोग रखा करते थे और जेल के अंदर उनसे मिलते थे, उनसे मिलने जाते थे। तब सीआईडी से हम लोगों की घेराव किया जाता था। लेकिन आपातकाल में हमको इतना अनुभव हो गया था कि कैसे गच्चा दे करके लेफ्ट राइट करके निकलना है। कई बार हमारे घेराबंदी हुई। एक दिन रात को हम गोविंदगढ़ से और रामगढ़ आ रहे थे और गोविंदगढ़ के पास में एक घोड़े राम कामरेड हुआ करते थे और वो जेल से पैरोल पर आए थे। हम उनसे मिलने के लिए गए, वहीं से हमारे पीछे सीआईडी लग गई। तो जब हम जा रहे थे रास्ते में तो हमको गाड़ी ने घेर लिया। रात हो गई थी, लेकिन रात में हम लोग इधर भाग करके ग्वार के खेत में जैसे कोहनियों से सर्फ की तरह से चल के बाजरे खेत में पहुंचे। वो बाजरे खेत में हम फिर भजन ध्यान करने पहुंचे और पुलिस ने उस ग्वार के खेत को खूब रौंदा और रौंदने के बाद में वो तो चलेगी। हम रात को 11-12 बजे के बाद फिर पैदल चल के रामगढ़ साइड के एक डोरी खेड़ा गाँव है जहाँ ऑलरेडी हमारे संगत के प्रेमी थे। हमारे प्लेसेस पहले से डिसाइड होते थे कि हमको कहाँ रात्रि विश्राम करना है, कहाँ हमारे बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त लोग, तो हिंदुस्तान के हर कोने में बाबा जय गुरुदेव महाराज के सेवादार और भक्त रहते थे। हम मिलकर के ग्रामीण जनों के साथ में पैदल चल करके महीने में 2 महीने में कभी हमको भोजन मिल जाता था। नहीं गुड़ चना जो
हमको पहले से ट्रेनिंग दी थी बाबा जय गुरुदेव महाराज, उस गुड़ चना और पानी पी करके हम लोग दीवार लेखन का काम करते थे, पर्चे बांटने का काम करते थे। हमें एक समय सीमा थी, ये पर्चा इतने दिन बांटना है, ये मटेरियल दीवार पे इतने दिन लिखना है। लेकिन हमने शासन और प्रशासन को नाको चले इसलिए दबा दिया था, वो परेशान थे कि ये कौन लोग हैं जो लिखते हैं। अलवर के अंदर हम एक दावाई साहब एडिशनल एसपी थे, हमारे पहाड़ी के रिश्तेदार थे, हमारी बच्ची ब्याही थी वहाँ पहाड़ी, उनके घर में थी, उनके घर पे ठहरते थे क्योंकि हमारे नाम से ज्यादा लोग परिचित नहीं थे। पुलिस लाइन में जाके ठहरते थे, पर्चे हमेशा एडिशनल साहब की अलमारी में रखते थे, सुरक्षित रहते थे। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल और आपसे मैं पूछूंगा जी। तो अभी आप जैसा बता रहे थे कि आपको जेल में रहना पड़ा, कितना समय ऐसा रहा जब आपको जेल में के अंदर थे आप? जेल के अंदर तो हम 3 ही महीने रहे थे। 15 महीने हम भूमिगत काम किया था और 3 महीने हम लोग बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के भरतपुर में और जुलूस निकाल करके निकले थे। और उस जुलूस में से जब गिरफ्तार किया गया था तो हमें छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, क्योंकि हमने बहुत लोगों को तैयार कर रखा था। लेकिन वहाँ एसपी ने, पुलिस प्रशासन और कोतवाल ने कहा कि भाई ये तो गोपीचंद उर्फ साहब सिंह के नाम से करते हैं, ये ऑलरेडी वांटेड है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। हमने कहा हमें छोड़ देते तो 1000-2000 और आ जाते। उस समय हम कोई 200-400 लोगों को लेकर के निकले थे और फिर सेवर जेल भरतपुर के अंदर हम जेल के अंदर रखे थे। लेकिन जेल में जाने से पहले हमारे इन कोटुओं पर रोल दे करके पुलिस की यातनाएं, यहाँ इन कोटुओं पर हमको कितने दिन आपको पुलिस की यातनाएं सहनी पड़ी, उसके बारे में कुछ बताएं? मुझे एक ही दिन हम लोग पुलिस के अंडर में रहे, तुरंत फिर हमको कोर्ट के सामने पेश करके और जैसे भेज दिया गया था। एक दिन जब तक हमारे अप्रोचर्स और लोग, पॉलिटिकल लोग भी, संगठन के लोग भी इस तरीके से आ गए थे कि भाई अनजस्टिस इनके साथ में ना हो, और तो फिर कोतवाल को और एसपी को। क्या जेल की यातनाएं, थाने वाली यातनाएं जेल में भी भोगनी पड़ी? नहीं, जेल जब तक हम लोग जेल में गए थे तो हमसे पहले वहाँ संघ के अधिकारी जेल के अंदर थे, वहाँ और राजनीतिक लोग भी बहुत सारे जेल के अंदर थे। तब तक स्थिति दूसरी स्टेज हो गई थी और माननीय जुगल किशोर जी उस समय विभाग प्रचारक हुआ करते थे भरतपुर से, और संयोग से उनके बेड के बगल में ही मेरा बेड मिला। और जेल के अंदर 3 महीने संघ की शाखा मुझे जेल के अंदर अटेंड करने का सौभाग्य मिला। और मैं जिसको जेटीसी के नाम से इंट्रोड्यूस करता हूँ, जेल ट्रेनिंग सेंटर, कि भाई मैंने 3 महीने जेल के अंदर संघ का शाखा अटेंड करके, और वहीं मेरा संघ से परिचय हुआ। उस समय से लेके आज तक मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। क्या उसके पहले संघ से कोई परिचय नहीं था? उससे पहले मेरा कोई परिचय नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से ही बाबा जय गुरुदेव महाराज जी हाँ जानते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज देवरस जी के कार्यक्रम में जाया करते थे। इसमें एक बात और पूछना चाहूंगा कि जहां बहुत से लोग माफीनामा लिख करके बाहर आए, क्या आपके घर से, परिवार से या स्वयं से कहीं ऐसा कभी मन में आया हो कि मैं भी माफीनामा लिखकर बाहर चला जाऊं? ऐसी क्या वजह थी कि आपको लगा कि नहीं, लिख करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या जेल में रहना चाहिए, या जेल में ही रहना चाहिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, कोई माफीनामा नहीं लिखूंगा, ना माँ की सुनूंगा, ना बाप की सुनूंगा, ना परिवार की जिम्मेदारियों को देखूंगा, मैं सिर्फ जेल में रहूंगा? इस सब के लिए मेरे रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स और मेरे जो सोशल मिलने वाली पर्सनैलिटियां थी, उन सब लोगों ने काफी आग्रह किया। लेकिन हम लोगों ने तय कर रखा था, हम ये सोच के ही नहीं निकले थे हम तो कि कब ये आपातकाल खत्म होगा, वो तो गुरु महाराज जी का आदेश हो गया तो हम लोग जेल में आ गए। नहीं तो हम तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम करने की सोच और चिंतन लेके चले थे, जब तक आपातकाल खत्म नहीं होगा, कितने दिन में खत्म होगा, कब तक खत्म होगा, जीवन निकल जाएगा तो भी लड़ेंगे। जेल में अंदर जाने के बाद हमको प्रयास किया गया, लेकिन हमने कह दिया कि हम लोग जेल से बाहर आप लेके जाओगे तो अगली बार और भयंकर तरीके से गिरफ्तार होंगे, क्योंकि हम कभी भी सरकार के आताताई गतिविधियों को स्वीकार नहीं करेंगे, लड़ेंगे और जीवन के अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लेके गए थे। इसलिए प्रश्न नहीं पैदा होता है कि हम लोग क्षमा या किसी इस तरह की यातना करके, प्रार्थना देकर के दिल से बाहर आए, ऐसी मानसिकता हमारे दिल दिमाग में पैदा ही नहीं हुई थी, हमने कभी विचार नहीं किया था। कोई ऐसा संस्मरण जीवन सुनाए जब आपको लगा हो कि आज अंदर से बहुत तकलीफ है, अपनी वजह से या अपने किसी साथी की वजह से, या कोई अंदर से किसी दिन ऐसा दिन आया हो जब बहुत फूट फूट कर रोना आया हो, ऐसा कोई संस्मरण जो आपको याद हो? हम लोगों को जेल के अंदर जो यातना का वक्त रहा था, वो रहा था फर्स्ट ईयर, जो पहले 12 महीने थे। उस समय तक सरकार और जेल की व्यवस्थाएं बन गई थी, हमको जेल में यातना नहीं दी गई थी। लेकिन जेल के बाहर
हम जब रहे थे आपातकाल में काम करते थे, तब पुलिस ने हमको इतना दौड़ाया था कि कई जगह तो हमारे तलवों की फफोले उछल गए थे, जैसे चप्पल चटकती है ऐसे चमड़ी भी हमारी चपटी, लेकिन हम कभी पुलिस के हाथ नहीं आए। हम महीनों महीनों रह करके अपने पैरों को ठीक किया। जहां रहे थे वहां भी पुलिस ने हमको रेड मारी तो लेटरिन बाथरूम में जाके बैठ गए। वो मालिक की दया से हम घायल अवस्था में भी गिरफ्तार नहीं हुए, पीछे रेस करने पर भी गिरफ्तार नहीं हुए। वो एक 15 महीने का हमारा पीरियड इतना ट्रेनिंग का गुजरा था, कभी कल्पना ही नहीं रहती थी दिल दिमाग में कि हम लोग कभी इस कब लौटेंगे कब नहीं लौटेंगे, कहाँ जाएंगे। रात की सर्दी में दिसंबर और जनवरी के महीने में हम एक लोई में खेतों में पड़े रहते थे, क्योंकि जब घरों में जगह नहीं मिलती थी, ठहरने में भी जोर पड़ता था। जिस घर में हम रात्रि को जाकर के जिस गांव में कार्यक्रम करते थे रात को लेट आवर्स में, प्रातःकाल हम 2 बजे 3 बजे तो वहां से निकल जाते थे, क्योंकि सेकेंड डे तो पुलिस वहां आ जाती थी। तो हमको जेल के अंदर जाने से पहले और जाने के बाद जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन आपने महसूस किया, जेल के अंदर जाकर और जेल के बाहर आकर, और जेल में जाने से पहले और जेल से जाने के बाद में जेल जीवन में क्या ऐसा कुछ परिवर्तन महसूस नहीं, किया? जेल में जाने से पहले जब हम काम कर रहे थे तो हमको ये लगा था कि ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज जिस संस्कार और जिस घृणित व्यवस्था में को छोड़ के गए थे, उसका एक विकराल रूप फिर हमें मिला। फिर हम गुलामी के वातावरण में आकर के पहुंच गए और इस गुलामी के खिलाफ हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो उसमें तो हमने काफी परेशानियों का सामना किया, लेकिन कभी दिल दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम लोग इससे कहीं हार मान जाएं, कब हम इस आपातकाल खत्म होगा ऐसी कल्पना ही नहीं थी। हमें खूब भूखा रहना पड़ा, हमें खूब पहाड़ों पर दौड़ना पड़ा, हमें खूब भाग भाग करके जाने बचानी पड़ी, सर्दियों में ठिठुरते हुए भी रहना पड़ा, लेकिन एक लक्ष्य था देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कि बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कूट कूट करके राष्ट्रवाद और आध्यात्मवाद का पाठ हमको पढ़ाया था। आप वैसे राजनीतिक व्यक्ति उस समय नहीं रहे, पर फिर भी चूंकि जेल में रहते हुए आपको राजनीतिज्ञों के बीच में रहना पड़ा और बाद में आप विधायक भी बने, फिर राजनीति में भी आप उतरे, तब की राजनीति और आज की राजनीति में क्या आप ऐसा अंतर देखते हैं जो आपको तब में और आज में कोई अंतर नजर आता हो? जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे टाइम की राजनीति पर आम आदमी और हमारे स्तर का राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो सरपंच रहा हो चाहे वो विधायक रहो, उनके पास एक कैरेक्टर और एक स्तर था। आज हमारे पास राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, लेकिन मंझले लोगों में हमको व्यक्तित्व का अभाव नजर आता है। और आज तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सियासत के व्यक्ति की भूख कितनी बढ़ गई है। इस वोट ने हमको कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया है, धन और वोट ने हमको बहुत नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया है। और आज इन परिस्थितियों के कारण हम राजनीति में काम ना करके एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए हम लोगों ने शाकाहार पर, राष्ट्रवाद पर, पशुधन पर, पर्यावरण पर और इस विषयों के ऊपर पूरे देश के अंदर आज भी प्रवास करता हूँ। आज भी प्रातःकाल 8 बजे प्रवास से चल करके आया हूँ गोरखपुर संत कबीर नगर से। और देश में एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए जो संकल्प हमको बाबा जय गुरुदेव महाराज ने आपातकाल के बाद बाराबंकी के कार्यक्रम में स्वामी महाराज ने हमको कहा था कि बच्चों, आपातकाल में केवल उत्तर प्रदेश के और कुछ लोग जेल के अंदर जा पाए, पूरे हिंदुस्तान के लोग जेल में चले गए होते तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होता। लेकिन मैंने जनता चाय बुला करके स्वामी जी महाराज ने जेल का अभियान शुरू करने से पहले संघ चालक से भी संपर्क किया, माननीय अपने जयप्रकाश नारायण से भी संपर्क किया, माननीय अटल जी से, अडवाणी जी से, सबसे पूछा था क्या जेल भरो अभियान से हिंदुस्तान की जेलों को भर दिया जाए, बाध्यता और मजबूरी आ जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में बाबा जय गुरुदेव महाराज के लोगों ने जेलों में जगह नहीं छोड़ी थी। हम केवल अलवर और भरतपुर के लोग सेवर जेल के अंदर गए थे और उससे भयभीत होकर के ये आंदोलन पूरे देश में चला गया तो तुम लौट करके नहीं आओगे, अभी देश के अंदर तुम्हारे पक्ष में क्यों। लोग इमरजेंसी में डर की वजह से ओपन विरोध नहीं करते थे और इनके लोग हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दीवार लेखन कर रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था। इससे भयभीत थे, इसलिए बाबा जी को वीडियो डाली गई थी कि मुझे सारे राजनीतिक लोग अंदर चले गए, लेकिन दीवार लेखन का, पर्चे बांटने का जो रिपोर्टिंग मिल रही थी वो बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्तों की और सेवादारों की मिल रही थी। और उससे भयभीत होकर के उन्होंने चुनाव की घोषणा की थी। उससे भयभीत थे जेल के अंदर भी लोग, कहते थे पता नहीं कब हम बाहर आएंगे। लेकिन हमको स्वामी महाराज का बरेली की जेल से पत्र आया था, बच्चों घबराना मत,
बहुत बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है। जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं, क्या ये पत्र जो है जेल में आप लोगों तक पहुंच जाते थे? हाँ। जेल से आप दे देते थे? नहीं, ये या व्यवस्था खुला पत्र था या वो भी सेंसरशिप से? सेंसरशिप में ही वो पत्र आते थे। जब आगरा जेल के अंदर थे तो हम स्वामी महाराज के वहां से आगरा जेल के स्टाफ को मैनेज किया था। टिफिन में जब भोजन जाता तो पराठे के बीच में पत्र भेजते थे। क्या बात। और स्वामी जी महाराज उस हिसाब से पत्र हमको भेजा करते थे। और बरेली से भी आते तो एक वायरिंग थी हमारी, तो जैसे ही बरेली भेजे गए थे तो प्रेमी लोग हमारे भी। क्या बाहर का भोजन? नहीं, हमको तो नहीं अलाउ था, हम लोगों ने तो जेल का ही भोजन किया। लेकिन बाबा जय गुरुदेव महाराज ने पानी पी के काम किया है या बाहर से भोजन की व्यवस्था हुई है तो वो गया है, उन्होंने जेल का। आज के समय में जबकि सरकार ने आप लोगों को लोकतंत्र सेनानी का एक दर्जा दिया है और इसको द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नाम दिया है, सरकार के द्वारा कुछ सहायता आप लोगों को मिलती है या कोई सम्मान मिलता है जो आपको लगता है कि? इस गवर्नमेंट ने हमको प्रजातंत्र सेनानी के नाते माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से सम्मानित भी किया गया है। और जो वसुंधरा सिंधिया जी के कार्यकाल के अंदर हम प्रजातंत्र सेनानियों के लिए पेंशन स्वीकृत हुई थी, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, पुनः उन्होंने 24,000 रुपये प्रतिमाह 2 महीने 20,000 रुपये महीने सम्मान निधि और 4,000 रुपये मेडिकल का दिया है। जो हम 20,000 रुपये लेते हैं, 4,000 मेडिकल का हमको असेंबली से मिलता है, इसलिए नहीं ले रहे। सरकार ने भी सम्मान दिया है। और निश्चित रूप से आपातकाल एक आजादी का ही आंदोलन था और आपातकाल के अंदर जो दरिंदापन इन्होंने दिखाया तो हमको ऐसा लगा था कि ये अंग्रेजों की अवैध संस्थान की अंतिम संस्कृति है जिससे हम लड़ रहे हैं। आज जो सरकार आपको सहयोग दे रही है, सम्मान दे रही है, सम्मान निधि आपको दे रही है, मेडिकल भत्ता आपने जैसा कहा दे रही है, जहां तक मेरी जानकारी में है रोडवेज में सफर भी आप लोगों को मुफ्त मिल रहा है, सर सम्मान। हाँ, ऐसी कोई और अपेक्षा सरकार से आपको लगता है जो अभी और बाकी है? ऐसा कुछ और होना चाहिए था, जैसा अभी मेरी जानकारी में आया कि कांग्रेस सरकार के समय भी भविष्य निधि आप लोगों की बंद कर दी गई थी, उस समय सम्मान निधि आप लोगों को नहीं दी गई? भविष्य निधि बंद कर दी गई थी। देखिए, हम लोगों ने तो ना ये कल्पना की थी कि हम पेंशन के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ना आज हम इस तरह की सुविधाओं की बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन जब फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से अशोक गहलोत 50,000 रुपए दे सकता है, उनको बढ़ा करके 25 से 50, तो हमारी सरकार को भी विचार करना चाहिए। हमारे जो प्रजातंत्र सेनानी हैं वो जीवन के अंतिम पड़ाव के नजदीक है। मैं समझता हूं कि 70 से कम किसी की उम्र नहीं होगी, 70, 80, 75, 80 कितने दिन के हैं, इनको देना ही चाहिए। और इनको सम्मान निधि भी बढ़ानी चाहिए, इनको प्लस भी एक करना चाहिए क्योंकि एक यात्रा से नहीं, एक सहयोग भी उनके लिए चाहिए। और हमको जो सम्मान निधि मिल रही है, इस सम्मान निधि को हम अपने जीवन के लिए जो लोग सक्रिय हैं उन लोगों को इस सम्मान निधि के माध्यम से देश में, समाज में, राष्ट्र में चेतना के लिए अपना समय भी निकालना चाहिए, प्रवास भी करना चाहिए। जिस हिसाब से मैं कर रहा हूं, मैं राजस्थान विधानसभा की 35,000 पेंशन को और 20,000 पेंशन, इसको 65,000 को मैं देश, समाज, राष्ट्र के लिए खर्च करता हूं, बच्चों को नहीं देता। आज भी मैं आज भी उसी गति से काम कर रहा हूं, देश में एक अच्छे और नए समाज निर्माण करने के लिए जो हमारी संस्था का लक्ष्य है ना। आज भी मेरी संस्था के अंदर जो लोग काम करते हैं सबको संगत के लोग आर्थिक सेवाएं देते हैं, मुझे भी देने का प्रयास करता है। लेकिन मैं मेरी अपनी संस्था के अंदर भी शायद एक पहला ऐसा व्यक्ति हूंगा जो किसी तरह की सेवा को स्वीकार नहीं करता। आप सेवा कलेक्शन करो, संस्था के अकाउंट में डालो और संस्था की मिशन को और गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। एक आखिरी सवाल आपसे फिर चाहूंगा पूछना। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आज के जो युवा राजनीति में या सामाजिक गतिविधियों में हैं, उनको आपका क्या संदेश है? एक लोकतंत्र सेनानी होने के नाते, जब आपने इतना संघर्ष अपने जीवन में किया, देश हित कार्य किया और आज भी आप लगे हुए हैं दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के साथ में देश को आप आगे ले जाने के लिए झंडा बरदार की तरह आप आगे बढ़े जा रहे हैं, तो देश के युवा को आपका क्या संदेश है? मैं आज की इस युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, हमारा परिवार का, समाज का, राष्ट्र का भविष्य युवा पीढ़ी में छिपा हुआ है और युवा पीढ़ी को केवल अर्थोपरक शिक्षा की तरफ अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति इस पुराने इतिहास को दिल दिमाग में रखना चाहिए। आज भी वो ताकतें कहीं न कहीं
इस समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, चरित्र को गिराने का काम कर रही हैं, तो युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कारों का साहित्य पढ़ना चाहिए और हमें आध्यात्म और राष्ट्रवाद के ऊपर चिंतन पैदा करना चाहिए। और ये चेतना पैदा करने के लिए स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी में जो लोग इस चिंतन को रखते हैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, उनके पीछे जाना भी चाहिए। और हम लोगों ने ये योजना भी बनाई है पूरे हिंदुस्तान के सभी विद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, और हम लोग कोशिश करेंगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस बिगड़ते हुए वातावरण के अंदर शाकाहार के ऊपर और सदाचार के ऊपर, राष्ट्र और समाज के प्रति हमारी आपकी क्या जिम्मेवारी है। और इस युवा पीढ़ी को, क्योंकि जवानी में आदमी कुछ कर सकता है, जवानी निकल जाने के बाद में फिर आदमी कुछ करने जैसी स्टेज में नहीं है। जवानी में यदि उसमें संस्कार डल गए तो वो कभी बुढ़ा होता नहीं है विचारों से। जैसे आप कि आज मेरी 70 साल से ऊपर हूं मैं, लेकिन मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास सरकारी व्यवस्था इतनी तो यात्रा में नहीं करता, लेकिन शायद प्रवास करने में मैं उतने दिन बाहर रहता हूं, महीने में 25 दिन बाहर रहता हूं, मुश्किल से 4 या 5 दिन घर रुकता हूं। और उसमें इतनी बेचैनी है आज भी कि इस देश के अंदर कैसे करैक्टर वापस लिया, क्योंकि देश आजाद जरूर हो गया है, लेकिन आजादी की लाइन पर काम करने की जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, वो ऐसा लगता है कि अटल जी से कुछ शुरुआत हुई है और योगी जी के टाइम से ऐसा लगने लगा है कि हम फिर से किसी आजादी की तरफ या राष्ट्र की सही मायने में स्वतंत्रता के आंदोलन अनुभव करने की तरफ चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब सरकार अपना काम करे और हम समाज के लोग अपना काम करें। हर क्षेत्र में ही हम अपेक्षा रखें कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री सब काम को करेगा। ये अभाव के कारण ही आज देश की व्यवस्था बिगड़ी है। वोट देने के बाद हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। वोट देने के बाद ये तो हमारे चौकीदार हैं, उसकी हमको रखवाली रखनी चाहिए, जनता में चेतना पैदा करनी चाहिए। आज समाज का, राष्ट्र का कहीं न कहीं कैरेक्टर बहुत गिर गया है। उस कैरेक्टर को सुधारने के लिए, माँ बहन बेटियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, जब तक वेजिटेरियन नहीं होंगे, नारी शक्ति का सम्मान नहीं होगा, देश में महात्मा गांधी के रामराज का सपना अधूरा रहेगा। और जिस सपने को लेकर के माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, वो भी जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तो राष्ट्र का काम वो संभाले। और समाज के परिवर्तन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को, बुजुर्गों को, रिटायर लोगों को, और जो राजनीति में रिटायर हो गए, तो मैं सोचता हूं कि एमएलए बनने के बाद में यदि तुम्हारे को दोबारा विधानसभा में पहुंचने का मौका नहीं मिला है तो जनता के बीच में रह के काम करना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे हमको लोकतंत्र सेनानी होने के नाते जो ये कुछ सुनने, समझने और देखने को मिला, हो सकता है आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी होगा। और आप जैसे और भी लोगों से मैं मिलूंगा, प्रयास करूंगा आप लोगों की बातें आम जनता तक हम पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।